ईश्वर सिंह दोस्त ने जो इतनी औपचारिकताएं की, वे सब मुझसे मान ली जाएं और मुझे बात शुरू करने की अनुमति दी जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कविताओं पर गोष्ठी होती है, साहित्य पर गोष्ठियाँ होती हैं, हम लोग ऊनी ऊनी चेहरों के बीच अपनी बातें करते रहते हैं। एक ने कही दूजे ने जानी, गुरु नानक बोले दोनों ज्ञानी। आज आपकी भी परीक्षा है और हमारी भी परीक्षा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छा लग रहा है। इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद कविता के लिए इतनी आंखों में चमक दिख रही है। ये बड़ी बात है दोस्तों। आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, किसी रात अचानक लिखे होंगे, कवियों की कविताएं पढ़ते हुए सोचते होंगे हम भी लिखें। कभी माँ ने डांटा होगा, किसी दिन बहुत जोर से भूख लगी होगी, रोटी नहीं मिली होगी, किसी दिन टीचर ने डांटा होगा, कभी नंबर कम आए होंगे। तो बहुत सारी बातों के अलावा 2-4 पंक्तियों की कविता आप लोगों से बन गई होगी। फूलों को देखकर भी बनी होगी, तितलियों को देखकर भी बनी होगी, और किसी किसी को अपनी होने वाली प्रेयसी को देखकर भी शायद बनी होगी। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लगा, बनी है पक्का। कविता ऐसी ही होती है, कविता इस तरह से मिलती है, शरारत करती है और फिर कविता जिंदगी को बनाती है। जब यहाँ शुरुआत हो रही थी और हमारे एक साथी मुक्तिबोध की पंक्तियां गा रहे थे, तो मैं उनको सुनने के साथ लगातार आपको देख रहा था और उसमें से आप में से कुछ लोग गुनगुना रहे थे। तो मुझे लगा कि उम्मीद बाकी है। मुझे लगा कि बरसों पहले जो मुक्तिबोध दिख गए, बरसों पहले जो मुक्तिबोध छोड़ गए, अंधेरे का लाल सूरज, मुझे लगा वो उसकी चमक फिर से लौट रही है। कविता ये है। तो जब हम इस कविता शिविर में आए हैं और बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि कविता क्या है, या इसके बड़े कैनवास पे जाए तो साहित्य क्या है। क्योंकि एकेडमी का प्रोग्राम है, मैं शिक्षक प्रशिक्षक नहीं रहा हूँ, अखबार में काम करते रहा हूँ और साहित्य और पत्रकारिता में बराबर की रुचि रही है। तो मैं उस तरह से आपको टीचर के या गुरुजी के सिद्धांतों की तरह कुछ बातों को समझा नहीं पाऊंगा। मैंने आपसे जो लिया है या ज़िंदगी से जो लिया है या समाज से जो लिया है, वो थोड़ा थोड़ा आपको इन 10-15-20 मिनट में लौटाऊंगा। तो जब हम कविता की बात करते हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें लगता है, हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिस दिन हम खुद से मिलने की बात करने लगेंगे, उस दिन हम कविता की शायद पहली पंक्ति लिख पाएंगे। जिस दिन हम खुद के और भीतर जाएंगे, खुद को टटोलेंगे, खुद से सवाल करने लगेंगे, उन सवालों के जवाब में शायद दूसरी पंक्ति लिख पाएंगे। और जब उन सवालों में अपने आसपास के फलक को, अपने समाज को, इस दुनिया को शामिल करेंगे, तो शायद तीसरी पंक्ति लिख पाएंगे और कविता पूरी हो जाएगी।
नहीं होगी। इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए जब उन सवालों के जवाब हम उस चौथी पंक्ति में लिखेंगे तो कविता को अपने अगले युवा कवि के लिए देंगे, और वो चौथी पंक्ति लेकर वो युवा कवि जो रचेगा वो इस दुनिया की बेहतरी के लिए रचेगा। जैसे कभी मुक्तिबोध में आदर्शवादी मन रचा था और अभी तक हम उसके अगली पंक्ति नहीं रच पाए। तो जब हम इस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, फूलों, तितलियों, चिड़िया की चहचहाट, खुशबू, रोटी, प्रेम, प्रेमिका, ये सब जरूरी है। इस रास्ते से गुजरकर ही आप उस आदर्शवादी मन तक पहुंचेंगे जिसकी अगली पंक्ति लिखनी है आपको, हम सबको। अभी तक मैं भी नहीं लिख पाया, तलाश कर रहा हूँ, आप में दिख रहा है, आपकी आंखों में वो बात दिख रही है। तो जब हम कविता को इस तरह से खोलते हैं, कविता को इस तरह से सोचते हैं, खुद को इस तरह से तलाश करते हैं, तो मुझे लगता है हम अपने होने का, अपने इस दुनिया में आने का या अपने मनुष्य होने का एहसास खुद भी करते हैं और कराते भी हैं। हम सब अक्सर किसी बच्चे से मिलते हैं, आप लोगों से भी अभी अब औपचारिक और औपचारिक बात होगी। आप क्या हैं, क्या करते हैं, क्या बनेंगे? तो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या ज़्यादा से ज़्यादा आजकल IT लेबर, जिन्हें मैं कहता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं वो लोग, लाखों करोड़ों का पैकेज है, लेकिन है बेचारे वो कंप्यूटर लेबर। वो सारे जवाब आप देंगे। हम में से कोई भी एक भी व्यक्ति कवि बनूंगा नहीं कहेगा। हम में से कोई भी एक व्यक्ति कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक तो बहुत दूर की बात है, बनूंगा नहीं कहेगा। आप, सही बात है, हम सब देखते आ रहे हैं, आप रोटी पे कविता रच सकते हैं, कविता से रोटी नहीं बना सकते। ये एक दिक्कत है हमारी इस दुनिया में। हमारे, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा कि बहुत हाशिए पर है। माँ के आटा गूंथते हुए हाथों को देखकर उन हाथों की तकलीफ आप कविता में लिख सकते हैं। किस तरह से वो पानी डाली, कहाँ से आटा लाई, कैसे रोटी बनाई। लेकिन उस आटे को लाने के लिए पिता ने कितनी तकलीफें उठाई, वो घर में कैसे गेहूं आया, घर में कैसे अनाज आया और किस तरह से रोटियां बनी, वो भी कविता में लिख सकती हैं। लेकिन कविता लिखकर आप अनाज ला सकते हैं। जिस दिन ये तय हो जाएगा दोस्तों, उस दिन हमारा रचना भी सार्थक होगा। जैसे अभी बार बार हम लोग बात करेंगे, तीनों दिन बात करेंगे, मुक्तिबोध आएंगे हमारे साथ। वो मुक्तिबोध का जो प्रेत है हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ब्रह्म राक्षस है। दुनिया के तमाम कवियों ने चांद को बहुत खूबसूरत देखा, चांद में बहुत खूबसूरती देखी। मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा लगा। मुक्तिबोध को चांद में रोटी दिखी कि 2-2, 3-3 दिन भूख से मुक्तिबोध और उनके बच्चे रहा करते थे, जबकि वो कॉलेज में पढ़ाते थे। तो वो उन सवालों के साथ जब कविता आगे बढ़ती है और हम सब कविताएं रचने के लिए उद्यत होते हैं, तो एक भीतर का जो द्वंद्व है, भीतर की जो तकलीफ है, वो जब हम महसूस करते हैं दोस्तों, तब हम कुछ लिख पाते हैं। जिस दिन हम कह पाएंगे कि मैं सचमुच कवि, सचमुच कहानीकार, सचमुच उपन्यासकार बनूंगा या बनूंगी, उस दिन हम न्याय कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद आप ऐसा ही कर लेना। वैसा करने से रोटी नहीं मिलेगी, पहले रोटी ले लेना, और रोटी लेने के लिए थोड़ा बहुत जिस तरह से आज दुनियादारी में कमाना पड़ता है, कमा लेना।
लेकिन दुनिया ऐसी रचना, अपनी दुनिया जो आप रचेंगे, जिसकी हम सबको ज़रूरत है, आपके आगे आने वालों की भी ज़रूरत है, उस दुनिया ऐसी रचना कि उस दुनिया में कविता से रोटी मिल जाए, रोटी पर कविता न लिखी जाए। तो इस तरह की कोई बात अगर बन जाए, आप सब ने बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आगे चलकर। दुनिया का जब हम दुनिया के लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दुनिया के लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया की संस्कृति को, अपने देश की भी, तब हम उस दुनिया में शिक्षक को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं या दिया हुआ मानते हैं। हम लोग जब आपकी उम्र में थे तो इस दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश हुआ करता था जो आज टूट गया, सोवियत संघ। उस देश की एक घटना दुनिया भर के अखबारों में छपी थी, जब एक एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति और वहाँ के एक शिक्षक दोनों एक साथ पहुँचे, लेकिन वहाँ के प्रोटोकॉल ने उस शिक्षक का पहले स्वागत किया, राष्ट्रपति उसके पीछे थे, और राष्ट्रपति ने उसका बुरा नहीं माना। उस एक पंक्ति ने हमारे जैसे साथियों को तो उत्साह बढ़ाया ही। हमारी नज़रों में साहित्य और शिक्षक का मान कितना बढ़ाया होगा, सोचिए। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक दिवस की एक औपचारिकता है, ऐसा नहीं है कि किसी साहित्यकार को जान लेना या साहित्यकार के बारे में समझ लेना एक औपचारिकता है, नहीं है। ये खुद को तैयार करना है। आप जिन जिन शहरों में रहते हैं, जिन जिन गांवों में रहते हैं, आप थोड़ा याद करिए आपके गांव में कौन कौन साहित्यकार हैं, कौन कौन रचते हैं, किसने कविताएं लिखी है, किसने कहानियां लिखी हैं, किसने कहानियां सुनाई हैं, किसके मुंह से पहली बार आपने प्रेमचंद का नाम सुना। याद करिए, आए तो अच्छा है। हम अपने परिवेश को, अपने आसपास को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश और देश और दुनिया को कितना जानते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जो थोड़ा बहुत नहीं जानते, कोर्स की किताबें हैं या जो माँ से पूछना है, कोई रेसिपी है, वो तो आप जीवन भर पूछते रहेंगे फ़ोन कर करके, अचार में मसाला कम हो गया, ढोकला आज बनाना है, कैसे बनाऊं। तो वो सब तो चलते रहेगा, वो शिक्षण प्रशिक्षण लगातार चलते रहेगा। जिस दिन हम अपने इस पूरे परिवेश को जान पाएंगे, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, ये मेरा शहर है, ये बिलासपुर है। इस शहर से श्रीकांत वर्मा निकले, इस शहर से सत्यदेव दुबे निकले, इस शहर से शंकर शेष निकले, 3S के रूप में जिनको लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग निकले हैं। इस शहर के बहुत पास से मुकुटधर पांडे गए हैं। इस शहर की जो नदी आगे बहती गई, वो अरपा जो आगे जाके मिली और फिर थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ जाने लगी, वहाँ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हुए। ये सब आपने किताबों में पढ़ा, कोर्स में पढ़ा है, इसलिए उनको जान रहे हैं। इसके अलावा, या शायद जो नाम मैं ले रहा हूँ उनको भी शायद नहीं जान पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं जिन्हें जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पुराने कवि कौन रहे हैं? बाबू रेवाराम ने क्या लिखा था? नाचा गम्मत जो आज जितना हम प्रसिद्ध देख रहे हैं, वो एक पहले कवि ने 400-500 साल पहले लिख दिया था, इस छोटे से शहर रतनपुर से। हम नहीं जानते, हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि हम बड़े कवि हैं, हम बड़ी कविता रचते हैं, अपनी कविता को पूरी मानते हैं। तो जैसा मैं पत्रकारिता के भी उदाहरण देता हूँ बात करते करते अक्सर, कि जैसा हम जब शुरू में आए तो हमें जब बताया गया कि अगर हमें 10 लाइन लिखनी है, 10 पंक्तियाँ लिखनी है, तो हमें 100 पंक्तियाँ पढ़नी पड़ती हैं। हम पढ़े बिना कुछ नहीं लिख सकते। तो अब पढ़ना क्या है, ये चीज़ हमें कविता सिखाती है। और यहाँ मुझे अपने पुराने कवि धूमिल की याद आती है।
कि कविता भाषा में जिंदगी की तमीज है। जब उस तमीज को वो सिखाते हैं, ऐसा ही इससे विपरीत एक उदाहरण जो कुछ साल पहले व्हाट्सएप पर भी चला था। एक तानाशाह ने एक कवि को गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके नन्हे ने, उसकी बिटिया ने अपनी माँ से पूछा, पापा को गिरफ्तार क्यों किया गया? माँ ने कहा, बेटा उसने तानाशाह के खिलाफ कविता लिखी थी। तो बेटे का बहुत, यहाँ तक तो आपकी कविता चल रही है, यहाँ तक आप कविता लिख सकते हैं, बेटे का जवाब लिखना है। उस बिटिया ने कहा, तो माँ गिरफ्तार क्यों करवाया? खुद भी हम पापा के खिलाफ कविता लिख देता। ये कविता, और ये सही घटना है, अपने पड़ोसी मुल्क की घटना है, वहाँ ऐसा हुआ है। उसमें आगे एक और है जी। फिर उसकी माँ ने कहा कि यदि वो कविता लिखना जानता तो क्या तानाशाह होता? ये कविता की ताकत है जो राजकुमार सोनी जी ने जोड़ी है, और ये बात सही है। मैं शायद अचानक बात करते करते मुझे ये बात ध्यान नहीं है, मेरी कविता की सबसे बड़ी ताकत यही है। तो जब हम कविता की बात करते हैं, जब हम कविताओं की दुनिया में प्रवेश करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको खुद से मिलना चाहिए। कविता इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया की सबसे पहली कवि कौन है? अगर आप खुद से पूछेंगे तो जवाब खुद का ही मिलेगा, मैं ही हूँ। क्यों? इस दुनिया की पहली कवि प्रकृति है, हम इसी के अंश हैं। वो नदियों का शोर, वो चिड़ियों की चहचहाट, वो जंगल का हरापन, वो पहाड़ों की ऊंचाई, वो समुद्र की गहराई, ये सब कुछ प्रकृति ने रचे हैं। और पहली बार उसने सुना, सोचो कैसा लगा होगा जब उस झरने का शोर, अपने झरने का शोर जब प्रकृति ने सुना होगा, महसूस किया होगा, और भीतर तक उतरी होगी, समुद्र तक अपने रचे को देखा होगा, अपने ऊंचे पहाड़ों को देखा होगा, अपनी चिड़िया की चहचहाट सुनी होगी, फूलों की खुशबू महसूस की होगी, फूलों का खिलना देखा होगा, किस तरह से कविता रची होगी। तो आगे चलकर लोगों ने रचा और बहुत सारी बातें हुई, और वियोगी होगा पहला कवि तक भी बात गई। लेकिन ये बात जब हम खुद को तलाशते हैं, खुद को महसूस करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन बातों पर हमें गौर करना चाहिए, और 3 दिनों में आप करेंगे। मैंने पूछा था समय की बात, लेकिन खुद ही मैं 12 मिनट लेट आया, और मेरी गलती नहीं है उसमें। शहर में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसकी गलती है। पता नहीं क्यों अग्रसेन जैसे चौक पर इतनी देर तक लंबी लाइन लगी रही गाड़ियों की। सिपाही जी नहीं थे, वो वहाँ ड्यूटी में गए थे, और हम सब, जब कोई सिपाही जी या कोई डंडा चलाने वाला नहीं होता है तो हम सब तो थोड़े अराजक हो जाते हैं, जिसको जहाँ मर्जी होती है वहाँ जाने आने लगता है। तो 3-4 मिनट उसमें भी खराब हुए। तो फिर भी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दूंगा, और हम लगातार बात करेंगे। उद्घाटन वक्तव्य में बहुत ज़्यादा बोरिंग वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। एक बात होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत आपसे सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप जब कविताएं रचेंगे, आपकी कविताएं इन 3 दिनों के बाद जब सुनने मिलेगी, हम अपने अखबार में भी छापेंगे। मैंने अनुरोध किया है अकादमी के अध्यक्ष जी से, अगर वो अनुमति देंगे और आप लोग भी अनुमति देंगे तो। और उससे अच्छा लगेगा जब आज से 5 या 10 साल बाद आपके किसी कविता संग्रह के विमोचन पर मैं और हमारे साथी सामने यहाँ वक्ता के रूप में बैठेंगे, और यहाँ आपकी कविता संग्रह का विमोचन हो रहा होगा, और यहाँ आपकी कविताओं के पोस्टर लगे होंगे। वो भी एक सपना है, उसे उम्मीद है आप पूरा करेंगे।
वो तब कर पाएंगे जब खुद से मिलेंगे। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, खुद से मिलना बहुत कठिन है। यहाँ तक हम पहुँचते हैं, बाहर भीतर अपने भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। तो जब हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे और सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो इस दुनिया को हम और खूबसूरत बना पाएंगे। मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा था, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि आपको देखकर मैं अलग तरह से आह्लादित और आनंदित हो गया। मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार यात्राओं पर हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तैयारी, जैसे मैंने कहा वैसे भी मैं एकेडमिक फील्ड से नहीं हूँ, इसलिए मैं उस तरह से जो एक तैयारियाँ होती है वो नहीं करता, लेकिन मैं आमतौर पे कुछ छोटे मोटे नोट्स लिखता हूँ और उस पर बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब भी दूँ, लेकिन वो इस बात नहीं कर पाया। फिर भी मैं ये उम्मीद करूँगा, मुझे बस एक दो बातें और कहनी है। बस ये है कि आप रचें। अभी हमारे जो साथियों के हमारे परिचय में सम्मान उम्मान की बात आई, पुरस्कारों की बात आई, उससे जरा बच के रहिएगा। हम सम्मानों के लिए न रचें, पुरस्कारों के लिए न रचें, वो एक दुनिया अलग है। इस देश के या इस दुनिया के बड़े कवियों में नाम लिया जाए तो तुलसीदास का नाम आएगा। उसे काशी मोहल्ला समिति का भी कोई पुरस्कार कभी नहीं मिला। इस दुनिया के बड़े उपन्यासकार या बड़े कथाकार का नाम अगर हम कहें तो प्रेमचंद का नाम आएगा। उसे इलाहाबाद साहित्य मोहल्ला समिति से भी कभी कोई सम्मानित नहीं किया गया, जिसके नाम पर हम आज सम्मान प्राप्त करके खुश होते हैं। तो इस चक्करों में आप मत पड़िएगा। आपकी बात में दम होगा, आपकी रचना में दम होगा, लोग खुद आप तक आएंगे। जिस दिन आप में से जितने भी नाम हैं यहाँ, रमेश, सुरेश, नरेश, दिनेश, जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम या और भी नाम जब मैं लूँ तो मैं कहूँ कि जांजगीर में फला रहता है या रहती है, खैरागढ़ में या राजनांदगांव में फला रहता है। आपको खुद को अपने नाम का परिचय ना देना पड़े, ये मजा आएगा और ये कविता करेगी। तो जब आप इस तरह से रचेंगे, इस तरह से खुद को तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 3 दिनों का जो साहित्य अकादमी का बहुत ही गंभीर प्रयास है, ये सच बात है। अभी जो कहा राजकुमार सोनी जी ने कि दुनिया में भी बहुत अंधेरा है, बहुत सारे सवाल उछल रहे हैं, लेकिन नेपथ्य में किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है, और इन सवालों को पूछने की हिम्मत कविता में है। अब वो तब हिम्मत आएगी जब हम कविता की समझ को विकसित करेंगे, हम उस गंभीरता के साथ, उस गंभीर कर्म के साथ कविता से जुड़ेंगे। मेरे एक और साथी हैं यहाँ, रफीक भाई हैं, और एक और साथी हैं राम कुमार तिवारी, जिनसे मैंने कविता में भी बहुत कुछ सीखा। किसी भी कविता की चर्चा में वो इतने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई हल्की फुल्की बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। कविता इतनी गंभीर चीज़ है। वो एक तो नाम अभी लिया ना उन्होंने कि आप चाहो तो कुमार विश्वास बन सकते थे, पुराने हुल्लड़ मुरादाबादी बन सकते थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। उस तरफ मत जाइए। आज से 10-20 साल, 50 साल बाद, 15 साल बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो रचना है वही बचना है। आप रचेंगे तो बचेंगे, वही बचा रहेगा। आपको उम्मीद करते हैं। और ये जो यहाँ एक इस पोस्टर में क्या लिखा है, पढ़िए। दूसरे नंबर के पोस्टर में आप पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है? कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ। कहाँ है शहर में अब कोई जिंदगी की तरफ? जिंदगी की तरफ कौन है? मैं वहाँ से पढ़ रहा था और हमेशा ऐसी चीज़ों को पसंद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें जिंदगी की तरफ अपनी कविता को मोड़ना है, हमें खुद की तरफ अपनी कविता को मोड़ना है, बार बार कहता हूँ, और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी कविताओं को मोड़ना है। आप सब यहाँ 3 दिन रहेंगे। 3 दिन हम सब बहुत बात करेंगे, अपनी रचनाओं को संभालेंगे, संवारेंगे और आगे चलकर और बेहतर रचेंगे। और जैसा कि हमारे अकादमी के अध्यक्ष ने उम्मीद की है कि हम कविता नहीं रच पाए, लेकिन कविता पढ़ने की तमीज पैदा कर पाएंगे, इतनी समझ पैदा कर पाएंगे, इतने संवेदनशील हो जाएंगे, इतने अच्छे मनुष्य बन जाएंगे कि हम साहित्य और कविता की चर्चा से भागेंगे नहीं। अरे यार, ये तो कवि आगे आपको सुनाएगा, नहीं,
अगर ये आया है तो इसके पास कुछ है, सुनने का हम उम्मीद लेके जाएंगे या अपने भीतर उसको अपने आप को तैयार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी बात एक छोटी सी बात से मैंने सोचा था कि आपको पूरी बात सुनाऊंगा, लेकिन वो लंबी है। मुझे अभी सवेरे वो चीज़ मिली, एक बड़ी कवित्री हुई हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त विश्वावा शिम्बोर्स्का, पोलिश कवित्री हैं और हम सब उनके कविताओं को बहुत पसंद करते हैं। उनमें से एक कविता है जो सबसे शताब्दी के आखिरी में उन्होंने लिखा था। ये शताब्दी हमारी जब खत्म हो रही थी, शताब्दी का पतन, उस कविता के हमारी ये 20वीं सदी में लिखी। हमारी 20वीं सदी पहले से बेहतर होनी थी, कविता की तकलीफ। हमारी 20वीं सदी पहले से बेहतर होनी थी, अब लगता है कभी नहीं होगी। बचे हैं इसके गिनती के साल, डावाडोल है इसकी चाल, सांसें बची है बहुत कम। और उसके बाद जो अंतिम है कि अभी इस दुनिया को, अभी दो अलग अलग आदमी हैं, हम कैसे रहें। अभी दो अलग अलग आदमी हैं, हम कैसे रहें, किसी ने मुझसे चिट्ठी में पूछा। वही प्रश्न बार बार हमेशा की तरह जैसा हमने देखा है। सबसे मुश्किल सवाल अक्सर सबसे सीधे होते हैं। सबसे मुश्किल सवाल अक्सर सबसे सीधे होते हैं। तो मुश्किल सवाल अगर सीधे तरीके से या सीधे सवाल सीधे तरीके से पूछने का मादा विश्वावा शिम्बोर्स्का के साथ हम भी पैदा कर सकें, तो नोबेल पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।